दोस्तों ओलंपिया से 5.5 हफ्ते दूर एक अपडेट आ चुका है बहुत ही तगड़ा विलियम द कॉन्करर बोनैक के ऊपर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विलियम ने एक्चुअली में इंप्रूवमेंट्स कर लिए हैं अपनी फिजिक में। सबसे बड़ा चेंज मैं देख पा रहा हूँ उनके शोल्डर्स में। इनका रियर डेल्ट काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है जो काफी कम होने लग गया था टाइम के साथ साथ। और रियर डेल्ट बड़ा करना हर एक बॉडी बिल्डर के बस की बात नहीं होती। एक ऐसा मसल पार्ट होता है जो एज के साथ साथ कम होता जाता है और डेल्ट्स छोटे होते जाते हैं, पर बोनैक ने इनको काफ़ी अच्छा कर लिया है। अभी देखो 5.5 हफ्ते दूर ऐसी अगर फिजिक दिख रही है तो ओलंपिया में काफ़ी ज़्यादा साइज में पिछले साल से ज़्यादा दिखेंगे बड़े। अभी हम देख सकते हैं इनका फ्रंट डबल बाइसेप भी पीकी है। बाइसेप्स में ना पीक थोड़ा सा कम होने लग गया था जो अब विलियम का लग रहा है वापस आने लग गया है। लेग्स ठीक शेप में है, साइज अच्छा है। लैट्स भी एक ठीक ठाक साइज में है और बॉडी लगातार हार्डनेस पकड़ रही है। विलियम को देखो हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। पिछले साल ओलंपिया में इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग अपनी फिजिक की दिखाई थी। इतने ज़्यादा छिले हुए थे, या तो ये इतने ज़्यादा शार्प आए थे या फिर हार्डी शुपन। वो अलग बात है कि बोनैक में उतनी ज़्यादा मसल्स ना हो पाने के कारण ये पीछे चले जाते हैं, पर लगातार बोनैक में इंप्रूवमेंट्स है 43 ईयर्स की एज में आकर के भी। सबसे ज़्यादा खतरनाक पोज जो सीरियस इंप्रूवमेंट हुआ है वो है ये मोस्ट मस्कुलर पोज में। तो इनको साइज में कोई भी छोटा तो नहीं कहने वाला है। और दोस्तों सच बता रहा हूँ, शोल्डर्स का इतना इफेक्ट पड़ता है स्पेशली रियर डेल्ट का कि अगर एक छोटे फ्रेम वाला एथलीट भी है ना तो उसका फ्रेम बड़ा लगने लगता है। विलियम वैसे भी पॉप करने वाले हैं। मोस्ट मस्कुलर में अच्छे से अच्छे एथलीट्स हार्डी शुपन दब जाते हैं। डेरेक लेंसफोर्ड का मोस्ट मस्कुलर बहुत ही दबा हुआ आता है। तो इन ऊंचे लेवल के एथलीट्स के साथ ना विलियम इस बार कंपीट बढ़िया कर सकते हैं। हो सकता है, मुझे लग रहा है इस फिजिक को देख करके ये फर्स्ट कॉल आउट में आएंगे। और हार्डी, डेरेक, सैमसन, निक, एंड्रयू जैक डोंगे मान लो, और उनके साथ में कहीं ना कहीं विलियम बोनैक, क्योंकि बोनैक कंडीशनिंग पीक करना जानते हैं। मसल्स साथ नहीं दे रही थी, अब वो भी देने लग गई है, तो कमी बचती नहीं है फ्रेम में बहुत ज़्यादा। बस ये है कि इनकी बैकअप श्रिंक होने लग गई है, वहाँ पर मसल्स की कमी है। पर 5.5 हफ्ते में ये एथलीट काफ़ी अपने आप को बदल सकता है। क्योंकि मैं ये देख रहा था 23 अगस्त को आने वाला पोस्ट विलियम की ओर से, उसमें इनके शोल्डर्स कुछ खास पॉप कर नहीं रहे थे। यानी पिछले 10 दिनों में ही इन्होंने बॉडी को इतना ज़्यादा चेंज कर लिया है। ये जेनेटिक फ्रीक एथलीट्स होते हैं, इतनी बार प्रेप कर चुके होते हैं कि इनको पता है कि एक एक हफ्ते के अंदर बॉडी को कैसे चेंज करवाना है। और बिल्कुल जब शो खेलने वाले हो तो एक एक घंटे में बॉडी को कैसे चेंज करवाना है। इसलिए विलियम पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखो जितना हार्डी शुपन, डेरेक लेंसफोर्ड या सैमसन दादा, निक वॉकर के लिए मैं एक्साइटेड हूँ ना, मैं विलियम के लिए भी उतना ही एक्साइटेड हूँ। ये एथलीट ऐसे ही कॉन्करर नहीं कहलाता। आपको ये इंप्रूवमेंट कैसा लगा? एक्चुअली में शोल्डर्स की मसल सब काफ़ी ऑन पॉइंट है। चेस्ट थोड़ी सी दबी हुई अभी भी है, पर वो काफी हद तक इनकी ठीक दिखती है स्टेज पे। ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, लेग्स अच्छे हैं। देखते हैं विलियम क्या करते हैं स्टेज पे। काफी कुछ उम्मीदें तो है। दोस्तों कंपटीशन से पहले हर एथलीट को एक डर तो रहता है कि मैं कितना चेंज हो पाऊंगा, और ऐसे में चाहे आप एनहेंस जो या फिर एक नेचुरल एथलीट हो, हर तरीके से आपको मदद करने की कोशिश की जाती है। किसकी ओर से? हमारी ओर से। यह है दोस्तों हमारी सबसे तगड़ी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। 6 जुलाई लेफ्ट साइड, 31 अगस्त राइट साइड, यानी कि 1 महीना 24 दिन में हमने बॉडी को इतना ट्रांसफॉर्म करवा दिया है। और इन भाई को खेलना है नेचुरल कंपटीशन। हमने इनकी बॉडी में मसल मास गेन करवाया है। इस फ्रंट लैट स्प्रेड पोज में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि शोल्डर्स पे कैप कितना ज्यादा आ चुका है, चेस्ट पहले से ज्यादा भारी हो चुकी है और बॉडी फैट अच्छा ड्रॉप हुआ है। आर्म्स में आती हुई वेन्स आपको बता देगी ये चीज। सबसे ज्यादा फर्क आपको फ्रंट रिलैक्स्ड में दिखेगा। क्लियरली शोल्डर अप कितना ज्यादा उठ चुका है। लैट्स बहुत ज्यादा बड़े दिखेंगे। इसका एक रीजन और भी है कि इन्होंने ढंग से फ्रंट रिलैक्स कर भी रखा है। सेकंड फोटो में वेस्ट एकदम अंदर छोटी हो गई है क्योंकि इन्होंने अच्छे से सकिन भी कर रखा है वेस्ट को, और टाइटली होल्ड करके हल्का सा वैक्यूम पुल ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद आप पीछे से अगर इस बॉडी को देखो दोस्तों, जमीन आसमान का फर्क होना जिसको कहते हैं, ये ठीक वही है। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का इससे बेहतर एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। बैक के अंदर जहां लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी मसल्स नहीं दिख रही थी, अभी ट्रैप्स क्लियरली सेपरेटेड दिखेंगे। लोअर बैक एकदम अलग दिख रही है। शोल्डर के तीनों हेड्स पीछे से आपको अलग दिखेंगे। साथ ही साथ रोटेटर कफ की मसल्स, यानी ये वाली मसल्स एकदम अलग से सेपरेटेड दिखेंगी। ये होती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस। हम बोल के बेचते हैं दोस्तों, अगर नेचुरल तो नेचुरल, अगर ये एनहेंस्ड होता तो मैं आपको वो भी बताता। तो अभी सिर्फ 5,500 रुपए में 1 शॉट में अगर आप पेमेंट करते हो तो हम आपको कोचिंग देंगे 3 महीने की, और आपकी बॉडी भी अगर आप में पोटेंशियल है तो इस हद तक हम बदलवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग बजट के अंदर है तो हम बजट के अंदर भी डाइट प्लान तैयार करके देंगे। तो आई थिंक एक अच्छी डील है। अगर आपको भी खुद को चेंज करना हो इसी तरीके से तो आप हमें डीएम करो, ये है इंस्टा आईडी। बस अब हम आज की वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये संडे बड़ा स्पेशल था दोस्तों, क्योंकि इस संडे हमें सैमसन दादा दिखाई दिए थे गेस्ट पोजिंग करते हुए। इस वाली गेस्ट पोजिंग ने कई सारे फैंस को हिला करके रख दिया, क्योंकि सैमसन से ये चीज की उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि ये ओलंपिया से 6 वीक्स आउट इतने ज्यादा श्रेडेड और ऑलमोस्ट स्टेज रेडी दिखेंगे। ऑलमोस्ट कहना भी वैसे गलत मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सैमसन की ये जो कंडीशनिंग हमने इस गेस्ट पोजिंग में देखी ना, एक्चुअली में कंडीशनिंग इनकी ओलंपिया स्टेज पे भी कई बार नहीं दिखती है।
इससे भी नीची कंडीशनिंग में ये ओलंपिया खेल जाते हैं। तो ये कंडीशनिंग बहुत अच्छी है। सैमसन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा टाइट दिखाई दी, कई सारी जो प्रॉब्लम्स और फ्लॉज थे वो यहाँ पर दूर होते हुए भी दिखाई दिए हैं। इस वाली दोस्तों गेस्ट पोजिंग के अंदर हम ये देखते हैं, जब सैमसन फ्रंट डबल बाइसेप हिट करते हैं तो इनके बाइसेप्स में पीक था जो आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा। इस वाले बल्कि आर्नोल्ड में भी अगर आप देख लो फोटोज के अंदर तो ये पीक नजर नहीं आएगा। इसका एक मेजर रीजन है सैमसन ने अपना पोजिंग स्टाइल ही चेंज कर लिया। पहले इनके हाथ थोड़े से आगे की ओर रहते थे, रोटेटेड फॉरवर्ड, अभी अपना हाथ थोड़ा पीछे की ओर रखते हैं और हाथों को ऊपर भी उठा रखा है। इसकी वजह से पीक जनरेट होता ही होता है। तो ये पोजिंग का एक प्रॉब्लम था जो अभी इन्होंने रिजॉल्व कर लिया है। फ्रंट लैट स्प्रेड जैसे ही सैमसन हिट कर रहे थे तो काफी हद तक इन्होंने इस वाले पोज को क्रिस बमस्टेड और डोरियन येट्स के स्टाइल में हिट करने की कोशिश करी है। समझाता हूँ, क्रिस या फिर डोरियन, इन दोनों का स्टाइल काफी सिमिलर है। जब भी फ्रंट लेट स्प्रेड करेंगे तो जो नाभि होती है उसके थोड़े ऊपर इनकी फिस्ट रहती है या नाभि के बिल्कुल साथ में उसी लाइन में रहती है। इस वजह से काफी अच्छा वी एंगल बनता है आर्म्स का और लेट्स ज्यादा बाहर निकलते हैं। कुछ यही फ्लो लेट्स का सैमसन 14 के अंदर हमने देखा। ये आपको एकदम फर्क दिख जाएगा कि आर्नोल्ड में कैसे फ्रंट लेट स्प्रेड करते थे और अभी कैसे कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम साइड चेस्ट पोज की बात करें, इस पोज में भी सैमसन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प दिख रही है। हालांकि ये लो एंगल से रिकॉर्ड हुई क्लिप है और जो आर्नोल्ड में क्लिप चल रही है वो सामने फ्रंट एंगल से रिकॉर्ड कर रही है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क दिखेगा। इसलिए साइड चेस्ट शायद आपको उतना ज़्यादा बड़ा ना दिखे इनका, लेकिन जो लाइन्स आ रही है आईटी बैंड्स में उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चेस्ट में फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि बॉडी ज़्यादा बेहतर कंडीशनिंग में है अभी, जो आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज पर भी नहीं थी। वहीं बैक डबल बाइसेप की अगर हम बात करें तो बैक काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड दिखाई दे रही थी। बैक डबल बाइसेप सैमसन का इतना अच्छा नहीं दिखता आमतौर पे, साइज भी उतना नहीं दिखता है लेट्स में और गहराई भी उतनी नहीं होती है मसल्स में इस बार, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमने देखी। ग्लूट्स भी टाइट थे। आमतौर पे सैमसन के ग्लूट्स ओलंपिया तक में सॉफ्ट दिखते हैं। हैमस्ट्रिंग्स भी काफ़ी हद तक क्लियर दिख रहे थे। मसल्स में ना ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन दिख रही थी। और ऐसी गेस्ट पोजिंग मैं सच बता रहा हूँ आज तक हमने किसी भी और एथलीट की शायद नहीं देखी है। ये काफ़ी हाई क्वालिटी गेस्ट पोजिंग है। हाई क्वालिटी पता हूँ किस सेंस में कह रहा हूँ। आमतौर पर गेस्ट पोजिंग के अंदर एथलीट्स पोजिंग ट्रंक्स ये वाले नहीं पहनते हैं। ये वो पोजिंग ट्रंक्स है जो आप कंपीट करते समय पहनते हो, जो सैमसन ने इस गेस्ट पोजिंग में पहने। गेस्ट पोजिंग के दौरान एथलीट्स ज़्यादा खास कुछ टैनिंग भी नहीं करते हैं। सैमसन ने यहाँ पर ऐसी टैनिंग करी मानो कोई ओलंपिया कंपटीशन या कोई प्रो शो खेलने के लिए उतरने वाले हो। और गेस्ट पोजिंग में तीसरा पॉइंट ये है कि उतना ज़्यादा कोई भी एथलीट कंडीशनड नहीं होता है। नॉर्मली एथलीट्स ऑफ सीजन के अंदर ही गेस्ट पोजिंग करते हैं। कम ही होता है कि एथलीट्स एकदम कंडीशनड हो और तब गेस्ट पोजिंग करने उतरे। और यहाँ तक इसमें यह भी लग रहा है कि सैमसन ने पीक वीक के प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करे हैं, कार्ब लोडिंग भी करी है, वाटर मैनिपुलेशंस भी करे हैं, क्योंकि बॉडी ही ये ओलंपिया स्टेज पे जिस तरह दिखती है वैसी है। और गेस्ट पोजिंग में चाहे एथलीट अच्छी खासी शेप में भी हो ना, तब भी ये चीज़ें नहीं करेगा उसके लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कैच है बहुत बड़ा। लास्ट ईयर आपको याद है ओलंपिया से ठीक 2 हफ्ते पहले सैमसन ने इस फ्रांस प्रो में कम्पीट कर लिया था, जिसकी उनको कोई ज़रूरत नहीं थी और लोगों ने भारी क्रिटिसाइज भी करा था। इस बार भी ये पॉसिबल है कि सैमसन कोई ना कोई शो अभी खेलने वाले हो और हमें बताए बिना एकदम से उसमें खेल लें, और इसीलिए उसके लिए तैयार हो रहे हो और इसी कारण से हमें इतने ज़्यादा ये ओलंपिया से पहले श्रेडिड दिख रहे हो। मुझे ये रीज़न लगता है। बाकी कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर 6 हफ्ते पहले इतने श्रेडिड हैं तो ओलंपिया वाले दिन कितने होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। आमतौर पे जो एथलीट्स बहुत पहले इस तरीके की कंडीशनिंग अचीव कर लेते हैं ना, हम लोग उम्मीद बहुत ज़्यादा आगे की लगाने लगते हैं कि उस दिन क्या होगा। मुझे लगता है कि उस दिन भी ये ऐसे ही दिखेंगे। अभी ये इस कंडीशनिंग को सिर्फ होल्ड करेंगे, या तो कोई ना कोई प्रो शो खेल लेंगे बीच में, या फिर इस कंडीशनिंग को होल्ड करते हुए लगातार बॉडी को बिल्कुल 1 हफ्ते पहले पीक वीक वाले प्रोटोकॉल में डायरेक्टली लेकर के जाएंगे, जिस तरह सारे एथलीट्स लेकर के ही जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सैमसन इससे ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग ओलंपिया में दिखाने वाले हैं। ये इनका एक फाइनल लुक है जो उन्होंने यहाँ पे अचीव कर लिया है, ऐसा मैं अनुमान लगा करके चल रहा हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि मैं गलत निकलूँ और सैमसन इससे भी बेस्ट, इससे भी बेटर कंडीशनिंग में इस साल के ओलंपिया में जाएँ और अपना सेकंड टाइटल क्लेम करने में कोई कसर ना छोड़े। हालांकि इस गेस्ट पोजिंग ने दिखा तो दिया है कि ये कसर छोड़ तो नहीं रहे हैं। कई सारे फ्लॉज जो सैमसन की बॉडी में हमने पहले देखे, इस वाली गेस्ट पोजिंग में हमने कम दिखाई दिए कई लोगों का। लेकिन ये भी मानना है, साथ ही साथ क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस फिजिक को और ये कह रहे हैं कि सैमसन उतने ज़्यादा बड़े नहीं है, एकदम वो एक तगड़ा मिस्टर ओलंपिया वाला जो लुक होना चाहिए जिसको कि कोई ना हरा पाए, ये वो लुक तो नहीं है। सैमसन की बॉडी हार सकती है एक बहुत बड़े निक वॉकर का सामना करते समय, क्योंकि निक तो बहुत बड़े हैं साइज में। बाकी डेरेक और हार्डी को सैमसन इस बॉडी के साथ हरा सकते हैं शायद, ये ओलंपिया में पता लगेगा। इस साल का ओलंपिया सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल जाने वाला है, कोई भी किसी को हराते हुए चल रहा है अभी तक, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये गेस्ट पोजिंग बहुत ही हाई क्वालिटी की लगी मुझे, और वो मैंने आपको बता दिया कि मैं किस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। यहाँ पर हम दोस्तों अगले एथलीट पे चलते हैं और बात करते हैं फिल हीथ की। फिल ने दोस्तों एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट अभी दे दी है। कई सारे लोग मांगते रहते हैं फिल हीथ वापस कम बैक करें, लेकिन फिल ने क्लियर बोल दिया कि अब मैं इस चीज़ को और नहीं छुपाऊंगा, और मैं बहुत क्लियरली बोल करके चल रहा हूँ कि अगर ओनर्स को या ओलंपिया प्रमोटर्स को ये लगता है कि मुझे आना चाहिए तो मैं फ्री में कम्पीट नहीं करूँगा।
मेरी जो वैल्यू है 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया होने के नाते वो इतनी है कि अगर मैं आता हूँ इस साल ओलंपिया में तो टिकट्स लगभग 3 गुना ज़्यादा सेल करवा सकता हूँ प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन वो उस कमाई को अगर ट्रांसलेट नहीं करना चाहते हैं और मुझे उसी तरीके से बिना किसी पैसे लिए कम्पीट करवाना चाहते हैं तो वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरी एक लेगेसी एस्टेब्लिश हो चुकी है। फिल ने ये भी बोला कि मैं ये भी जानता हूँ अच्छे तरीके से कि प्रमोटर्स पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं है और इसीलिए धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेरी अब एज होती जा रही है, मैं 50 के करीब पहुँचता जा रहा हूँ, मैं और भी कम इंटरेस्टेड रहूंगा ओलंपिया जैसे एक बड़े शो में वापस आने के लिए। तो अभी एक चांस है प्रमोटर्स पे, आगे जाकर के वो भी कम होने वाला है। और फिल ने दोस्तों इस चीज़ को किसी नेगेटिव वे में नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बोला है। ऐसा लग रहा था इस इंटरव्यू को देखते दौरान कि एक एथलीट अपने दिल की बात खोल रहा है, उन बातों को शेयर कर रहा है जो नॉर्मली एथलीट्स नहीं करते हैं या फिर हिचकिचाते हैं पैसा मांगने में। फिल ने ये बात क्लियर बोली कि अभी मुझे जो करना था मैंने लाइफ में वो कर लिया, तो पैसा कमाना अब मेरा एम है। इसलिए भी जो बिजनेसेस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना इस वक्त, उन सारे बिजनेसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर मैं ओलंपिया की तैयारी करूँगा तो वहाँ मेरा घाटा होगा। तो उस घाटे की भरपाई कौन करेगा? प्रमोटर्स को करनी पड़ेगी। और अगर वो मेरे से और एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, जो सेल्स अभी टिकट की करेंगे मेरे आने के कारण 3 गुना या 2 गुना सेल्स वो अगर करे तो उसका प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, उसमें से परसेंटेज मुझे चाहिए। और फिल ने वही वाली परसेंटेज के चलते बोला है कि मुझे एक अपफ्रंट कॉस्ट ऐसी प्रमोटर्स ऑफर करे या एक ऐसा ऑफर ला करके दे जिसको मैं डिनाई ना कर पाऊँ, तो मैं ओलंपिया में आ सकता हूँ। और अभी फिर भी टाइम है, आने वाले 1 से 2 साल बाद फिर मैं खुद ही मना कर दूंगा। तो ये फिल हीथ का बोलना है। और दोस्तों मुझे बहुत ही जेन्युइन कमेंट लगा, मतलब एक एथलीट इस तरीके से ओपनली आकर के अगर बोल सकता है तो ये काफ़ी गट्स वाली बात है। हो सकता है मैं उस तरीके से कन्वे ना कर पाऊँ जिस तरीके से फिल हीथ ने एक्चुअली में इन चीज़ों को बोला था। तो मैं आपसे बोलूँगा कि एक बार जा करके इस इंटरव्यू को देखना। ये एथलीट जिस तरीके से चीज़ों को रखते हैं कि हिम्मत आज भी करता है ना, दूसरे एथलीट्स तो ऊपर से लीपापोती करने में लगे रहते हैं और कभी भी क्लियर आंसर नहीं दे पाते। यहाँ पर फिल हीथ का क्लियर आंसर देने का एक दूसरा एग्जाम्पल भी देता हूँ आपके सामने इसी इंटरव्यू की बात करके। फिल से पूछा गया कि कौन है जो अगला 7 टाइम या 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन सकता है, तो फिल ने क्लियरली बोल दिया आज के ग्रुप को देखते हुए तो कोई भी नहीं, क्योंकि आज के ग्रुप में ऐसे हैं कि सब लोग एक एक बार जीत रहे हैं। अभी लास्ट सैमसन दौदा जीते थे, उससे पहले डेरेक और उनसे पहले हार्डी। फिल ने बोला इस ग्रुप के अंदर मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है जो 7 टाइम या 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन पाए, और ये मैं एकदम डंके की चोट पे कह सकता हूँ। फिल ने बोला आने वाले समय में कोई ना कोई बंदा होगा ज़रूर, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे को मिस्टर ओलंपिया मेंस ओपन में होना चाहिए, जो एक कैलिबर रखता है ना 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बनने वाला, वो शायद कहीं ना कहीं किसी क्लासिक डिवीजन में अभी खेल रहा है। फिल ने ये बात भी बोली है कि दूसरे एथलीट्स अब अलग अलग डिवीजन्स में खेलने लग गए हैं, इसीलिए भी कई सारे टॉप नॉच मेंस ओपन बॉडी बिल्डर जो लोग बन सकते थे ना, जिनमें पोटेंशियल था, आज वो क्लासिक या मेंस फिजिक में खेलने लग रहे हैं। और इसी वजह से एक हमें उतना ज़्यादा गिफ्टेड एथलीट नहीं मिल पा रहा है जो पहले के ज़माने में हुआ करते थे। तो फिल ने बोल दिया अनफॉर्चुनेटली, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस ग्रुप में तो कोई मेरे को नहीं लगता है ऐसा, बाकी आने वाले समय में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा। तो और फिल ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस बॉडी बिल्डर्स के ऊपर भी बहुत अच्छा एक कंपैरिजन रखा है और ये बताया कि कैसे आज इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और बॉडी बिल्डर्स को और कम मोटिवेशन मिल रहा है बॉडी बिल्डिंग परस्यू करने के लिए। ये वो डीप थॉट्स हैं जो फिल हीथ ही रख सकते हैं दोस्तों आज इंडस्ट्री में, या फिर जो पुराने लेजेंड्स हो गए ना, जे कटलर, मिलो सारसेव जैसे, वो लोग इस चीज़ पे बात कर सकते हैं। तो मैं आपको हाईली इंसिस्ट करूँगा आप इंटरव्यू को जा करके ज़रूर देखें। और ये वाली बात जो फिल हीथ ने बोला कि एक पे आउट मिलना चाहिए पुराने एथलीट्स को, ये सिर्फ फिल हीथ का कहना नहीं है, डेक्स्टर जैक्सन का भी कहना है, जे कटलर का भी कहना था, रॉनी कोलमैन भी एक अपफ्रंट फीस चार्ज करते थे कहीं पे भी कम्पीट करने के लिए और स्पेशली गेस्ट पोजिंग्स में। तो वो सारी चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो हर एक एथलीट ने करी है। और अगर फिल हीथ आज ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं और एक ऐसी चीज़ लेकर के आ रहे हैं ओलंपिया में कि 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया खेलने उतरेगा, वो चीज़ किसी के पास भी नहीं है, वो वैल्यू ऑफर करने वाला कोई है ही नहीं। 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया भी कहाँ आपको कम्पीट करते हुए दिखेगा, सिर्फ वो लेगेसी फिल हीथ ही इस वक्त पे कैरी कर पा रहे हैं और इस एज में आकर के बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। ये मेरा मानना है, मुझे तो यही महसूस हुआ फिल हीथ की बात से। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करना। अगले अपडेट पे चलते हैं। रायन टेरी का भी दोस्तों इंटरव्यू लिया गया और रायन ने कुछ बहुत ही बढ़िया सा इंटरव्यू दिया है। हाल ही में रायन टेरी से पूछा गया कि क्या उनको लगता है कि अली बिलाल सबसे बड़े उनके लिए थ्रेट है, तो रायन ने बोला नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए सारे ही लोग काफ़ी बड़े थ्रेट है, इसमें चाहे ब्रैंडन हेनरिक्सन हो या फिर इमैनुअल हंटर हो, नए एथलीट्स चाहे एरिन बैंक्स जैसे हो या कोई भी और एथलीट हो, एडवन पल्मेरा इवन। रायन ने बोला ये सब लोगों का ओलंपिया है, मैं सिर्फ यहाँ पर इसको अली बिलाल वर्सेस रायन टेरी करके नहीं देख रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे और भी एथलीट्स हैं जो कि इस टाइटल को लेना डिजर्व करते हैं। रायन ने बोला मुझे लगता है कि ब्रैंडन हेनरिक्सन के जेनेटिक्स बहुत तगड़े हैं, एडवन पल्मेरा के जेनेटिक्स बहुत तगड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला कि हाँ अली बिलाल भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त एक हाइप लेकर के चल रहे हैं। पर रायन ने फिर भी ये वाली बात कंफर्म करी है कि मैं अभी से एक ये वाली बात बोल दूं कि इस साल भी मेंस फिजिक का टाइटल मैं ही ले जाने वाला हूं। और रायन ने ये बात भी बोली है कि मैं इस तरीके से आमतौर पे बात नहीं करता हूं, पर एज अ चैम्पियन ये जो मैंने बात बोली है
ये कॉन्फिडेंस मुझे देता है कि मैं इस टाइटल को जीत सकता हूँ। तो ये एरोगेंस से नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में मैं इस वाली बात को बोलकर चल रहा हूँ कि मैं ही जीतूंगा। ये चीज़ हम सब लोगों ने आज तक देखी है कि रायन ना ज़्यादा बात नहीं करते सोशल मीडिया पे, बहुत ही हम्बल वे में चीज़ों को लेकर के जाते हैं, इसलिए उनके हेटर्स नहीं है। अपार्ट फ्रॉम रायन टेरी, अगर हम अली बिलाल की बात करें, अली भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ इस प्रेप को करते हुए दिख रहे हैं और सबके लिए यही कह रहे हैं कि अच्छी रिस्पेक्ट रखो, हर कोई मेहनत कर रहा है और अंदर वो हेटरेड रख के आगे मत बढ़ो। हालांकि अली बिलाल की इस साल आर्नोल्ड से भी अच्छी खासी एक नोकझोंक हो गई थी, लेकिन फिर भी अली बिलाल कितना तगड़ा एक पोटेंशियल कैरी कर रहे हैं और वो एक मोमेंटम लेकर जा रहे हैं ओलंपिया में। सबको यही लग रहा है कि वही जीतेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती हुई हमें दिख रही है। कई सारे लोग अभी इन दोनों एथलीट्स को ही सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं और इन्हीं दोनों का शो माना जा रहा है इस साल का मेंस फिजिक ओलंपिया। ऑल्दो इसके अंदर जेरेमी बुएंडिया भी आने वाले हैं, उनकी कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही अलग किस्म का इस बार ओलंपिया होगा। कायदे से अगर देखा जाए 4 मेंस फिजिक चैंपियंस खेलने वाले हैं, रायन टेरी, ब्रैंडन हेनरिक्सन, एरिन बैंक्स और जेरेमी बुएंडिया। ये चारों चैंपियंस रह चुके हैं और ये बहुत ही एपिक मेंस फिजिक कंपैरिजन एक पूरा लाइनअप होगा, तो मज़ेदार होगा। और रायन ने यही बोला है कि लगभग ये 9 या 10 मैन शो है, ना कि 2 मैन शो है। रायन वर्सेस अली का अगर हम कंपैरिजन करें तो दोस्तों अभी रायन की कुछ ये फोटोग्राफ्स निकल करके आई है। हम ये देख सकते हैं कि सीबम के साथ ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और कमाल लग रहे हैं भाई। रायन टेरी की अभी जॉ लाइन भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पहले से वाइड हो चुकी है, यानी कि अच्छे खासे ग्रोथ हार्मोन की डोजेज पर ये चल रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ही होता है वो एक हार्मोन जो सबसे ज़्यादा आपके जॉ लाइन को बड़ा करता है, आपके हाथ पैरों के साइज़ को भी इवन बड़ा करता है। और रायन टेरी इस बार काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं। वो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मुझे इवन स्लीप इंसोम्निया हो चुका है। इंसोम्निया नींद ना आने को ही कहते हैं, और ये इसलिए क्योंकि उनको लगातार एक वो ड्रीम आता रहता है कि मैं ही इस साल का मेंस फिजिक चैंपियन बनूंगा। दोस्तों ये होता है माइंडसेट जिस हिसाब से ये एथलीट्स अप्रोच करते हैं ओलंपिया को। ये तो मेंस फिजिक में हाल है, सोचो मेंस ओपन बॉडी बिल्डर कैसे सोचते होंगे और कैसे सो पाते होंगे। इंसोम्निया होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है, जब ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा डोजेजेस पुश करी जाती है बॉडी में तो भी नींद कम आती है और स्लीप पैटर्न्स बिगड़ने लग जाते हैं। तो ये एक टेक्निकल रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम रायन टेरी की बात करें, ये पोज रायन का सबसे ज़्यादा एक फेवरेट पोज है। सारे एथलीट्स पसंद करते हैं, सारे फैंस इस पोज को पसंद करते हैं और कोई हेटर है ही नहीं रायन टेरी की बॉडी का। लेकिन ये वाली बॉडी ना अभी और भी ज़्यादा लग रहा है कि हार्ड और बल्की हो चुकी है। मतलब डेंसिटी रायन टेरी ने बहुत अच्छी कैरी कर रखी है और फ्रंट उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर अली ने तो एक क्लेम ऑलरेडी कर दिया कि मेरे फ्रंट के आगे कोई नहीं टिक सकता, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। वो भी एरोगेंटली नहीं बोल रहे, एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये वाली बात बोल करके चल रहे हैं। अली बिलाल के जिस हिसाब से एब्डोमिनल्स का सेक्शन है, चेस्ट में साइज है और शोल्डर्स में वो थिकनेस है, वो रायन टेरी पे नहीं दिखती है। अभी एक ये वाला पोज निकल करके आया इन दोनों एथलीट्स का, साइड बाय साइड कंपैरिजन दिख रहा है आपको और क्लियरली आपको अली के लैट्स में कितना ज़्यादा साइज है, उनकी चेस्ट में और ओवरऑल बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा डेंसिटी है एज कम्पेयर टू रायन टेरी, वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो हाँ, इसीलिए अली बहुत ज़बरदस्त है। फ्रंट से तो उनको नहीं हराया जा सकता, बैक शॉट्स में प्रोबेबली रायन टेरी का चांस है कि वो अली को हरा दे। रायन के फेवर में जो चीज़ जाती है वो है उनका स्ट्रक्चर, एक परफेक्ट मेंस फिजिक वाला स्ट्रक्चर। तो हो सकता है इस स्ट्रक्चर के ऊपर वो 3rd टाइम मेंस फिजिक चैंपियन बन जाए। कंपटीशन काफ़ी मुकाबले का रहेगा इन दोनों एथलीट्स के बीच, पर हमें याद रखना चाहिए कि एथलीट्स और भी हैं इस लाइनअप में। ये एक बहुत ही अलग तरीके का मिस्टर ओलंपिया होगा और बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है आज तक का सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया होने वाला है। आपको कौन लगता है कौन ऊपर आएगा? मैं कहीं कुछ हद तक अभी भी रायन टेरी को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मान लो कि 40% रायन टेरी और 60% अली। हो सकता है ये परसेंटेज बदल जाए ओलंपिया की प्रिडिक्शन करते करते। तो प्रिडिक्शन का दोस्तों आप लोग वेट करना, वो आएगी अक्टूबर 5 तारीख को मेंस फिजिक की जो प्रिडिक्शन है, और मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की तो अभी आ जाएगी इसी महीने 25 सितंबर को। तो हर एक चीज़ की मैं डेट आपको पहले से ही बता करके चल रहा हूँ और ये चीज़ें ऐसे ही जाने वाली है। आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।